ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, विशाल मैदान। अब हम लोग ये वाला पढ़ चुके हैं। चलिए सब लोग ध्यान से देखिए, हम लोगों ने उत्तर का विशाल पर्वतमाला पढ़ ली है। अब सबको हम पढ़ा दिए, हिमालय के चारों भाग पढ़ा दिए हैं और उसको प्रादेशिक विभाजन भी पढ़ा दिए थे हिमालय का। और आपको हम हिमालय से रिलेटेड उसकी पूरी चोटियां वगैरह सब याद करा दिए थे। अब आपको आगे पढ़ाना है हमको उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र। ये मैदानी क्षेत्र हिमालय के निचले भाग में आता है। ये वाला क्षेत्र होता है मैदानी क्षेत्र। ये असम का एरिया होता है, पंजाब हरियाणा हो गया, कुछ एरिया राजस्थान का, मध्य प्रदेश का ऊपरी भाग, और ये वाला मैदानी क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मैदानी क्षेत्र। तो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में ना आपको ज्यादा नहीं सोचना है। इधर से आपको लेना है असम और बंगाल, असम और बंगाल, उस साइड से असम और बंगाल ले लेना है। यहाँ बीच में यूपी बिहार ले लेना है। अक्सर देखिएगा यूपी बिहार एक साथ आता है, कल्चर भी मैच करता है, रहन सहन, कल्चर और जलवायु लगभग सब मैच करता है यूपी बिहार का। यूपी बिहार हो गया, यहाँ पंजाब हरियाणा हो गया, पंजाब और हरियाणा, ये हो गया आपको उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र में। तो आपके दिमाग में तो आइडिया लग गया कि उस विशाल मैदानी क्षेत्र में आएगा कौन कौन। तो उस विशाल मैदानी क्षेत्र में कौन कौन आएगा बाबू? तो यहाँ से पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, पंजाब हरियाणा, यूपी बिहार, बंगाल और असम। हालांकि मध्य प्रदेश का थोड़ा सा ऊपर का एरिया ले सकते हैं, थोड़ा सा ले सकते हैं, पूरा नहीं, नीचे जाएंगे तो पहाड़ आ जाता है यहाँ पे। झारखंड तो लेना ही नहीं है, पठार है। बंगाल का ये एरिया ले सकते हैं और असम तक। ये वाला एरिया जो हो जाएगा, सिक्किम गलती से नहीं, सिक्किम तो पूरा पहाड़ है, कंचनजंगा पर्वत कहाँ है? सिक्किम में ही है। तो हम लोग को एक आपके दिमाग में रफली आइडिया लग गया कि उत्तर के विशाल मैदान कहाँ से शुरू होता है? पंजाब से। फटाफट बोलिए, पंजाब हरियाणा, इस साइड में पंजाब हरियाणा, उसके बाद यूपी बिहार, पंजाब हरियाणा के बाद यूपी बिहार, पंजाब हरियाणा यूपी बिहार, पंजाब हरियाणा यूपी बिहार। तो जैसे यूपी बोलिएगा ना तो मध्य प्रदेश सटा हुआ है, थोड़ा सा एरिया आ जाएगा, राजस्थान का भी थोड़ा एरिया आ जाएगा, लेकिन पूरा उधर का मरुस्थल है। इस साइड में बंगाल और असम, 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 सबको कंप्लीट हो गया। ये विशाल में 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा फैला हुआ है उत्तर का विशाल मैदान। हालांकि इसके अलावे भी और जगहों पे मैदानी क्षेत्र है, जैसे ये तटीय मैदान है, ये है, ये वाला आपका मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है, गुजरात के यहाँ बीच वाले भाग में मैदान है, मध्य प्रदेश के बीच वाले भाग में मैदान है। तो हम उन बिखरे मैदानों की चर्चा ही नहीं कर रहे, हम यहाँ एकदम गोटे मैदान की चर्चा कर रहे हैं। लगभग 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ये बहुत विशाल क्षेत्रफल है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए ध्यान से, अब हमको इसको पढ़ना है, इसकी क्या क्या विशेषता है। तो मैदानी एक समतल जमीन को बोलते हैं। आप आसाम में चलिए, बंगाल, बिहार, यूपी, हिमाचल और हरियाणा और पंजाब, आपको एक जैसे जगह मिलेंगे। समतल जमीन है, बराबर जमीन है, उबड़ खाबड़ नहीं है, मैदानी क्षेत्र है, नदियां बहुत ज्यादा मिलेगी, खेती बहुत होगा, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जलवायु इतनी अच्छी है कि जनसंख्या को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वही अगर आप अरुणाचल प्रदेश साइड इधर में जाके देखिएगा तो वहाँ पे जनसंख्या की बहुत सारे समस्या है, वहाँ पहाड़ है, वहाँ कोई बहुत ज्यादा लोग, जनसंख्या वहाँ है ही नहीं है, बहुत कम जनसंख्या है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम वगैरह में हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या देखते हैं लोग। देखिए इन मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है। तो एक्चुअली ये मैदान क्षेत्र जो है जस्ट पहाड़ के नीचे वाला एरिया है, जस्ट पहाड़ के नीचे का एरिया। तो आप खुद से सोच के देखिए, पहाड़ के जस्ट नीचे वाला एरिया अचानक से मैदान नहीं हो जाता, वहाँ कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जरूर पाए जाते हैं। तो मैदानी क्षेत्र को हम कई भागों में बांटते हैं, जिसका सबसे पहला भाग आता है भावर। क्या होता है? भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र कौन सा आता है? भावर। इसमें बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। भावर क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? पत्थर पाए जाते हैं, क्योंकि जस्ट ये मैदान के पहाड़ के निचला भाग होता है। इसको समझना बबुआ, ये सब लिखने के बाद जाएगा मेन सोर्स में ना, सस्ता में नंबर देके जाते हैं सर। ज्योग्राफी में तो नंबर ना मतलब एकदम खड़े पकड़ाता है ज्योग्राफी में, ठीक है। अब आप यूपीएससी बैच में ना कसम से बता रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि आप ऑप्शनल में हिस्ट्री ले, क्योंकि जब मणिकांत सर से पढ़ेंगे आपको लगेगा कि बाप रे बाप हिस्ट्री ले लेने जाना है। फिर आएंगे ज्योग्राफी पढ़ने, तो हमारे क्लास में आने के बाद आपको लगा ज्योग्राफी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। राजेश मिश्रा से पढ़िएगा, पॉलिटी ले लेते हैं, क्या करना चाहिए यहाँ। सोशियोलॉजी के
सोशियोलॉजी ले लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ले लेते हैं, पक्का कंफ्यूज होने वाले हैं आप लोग। कोई भी लीजिएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। क्वालिटी मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है, समझ में आ गया कि नहीं? और ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल चलाने के हिसाब से बोल रहे हैं। आई हैव द एक्सपीरियंस, और छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है, पूरा ब्रिटिशर्स जो हम पे राज करके गए थे वो भी कंफ्यूजन में है सब। यार ये क्या करता है सभी सब। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। पता है ज्योग्राफी हो गया, हम यही तो बोलते ना, अगर हम कहेंगे कि ज्योग्राफी से बहुत अच्छा नंबर आता है, आपको गारंटी बताते हैं। आप अब तो आज से बैच इनरोल हो जाइएगा और बहुत जल्दी उसका क्लासेज भी डाल दिया जाएगा। देखिए इनरोल होते क्लास नहीं देंगे, क्योंकि सर्वर ना अचानक कंफ्यूज होकर पागल हो जाएगा। जैसे लड़के इनरोल होंगे 1-2 दिन के बाद उसको रोक देंगे, फिर क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। इतना तो आप समझते हैं, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले के लिए भी अलग आएगा, इंग्लिश मीडियम वाला 1 हफ्ते बाद आएगा, और हिंदी मीडियम वाला पहले आ जाएगा, ठीक है? हिंदी मीडियम का पहले आ जाएगा, इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सा बाद। तो आप जैसे तैयारी करना चाहेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि सोचो यार हम तो कंफ्यूजन में हो गए, हिस्ट्री भी बराबर कर रहे हैं, ज्योग्राफी भी कर रहे हैं, पॉलिटी भी कर रहे हैं, और ये जब सिचुएशन आ जाता है ना, उस लड़के का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली वो कंफ्यूज इस हिसाब से है ना कि उसको सारे सब्जेक्ट अच्छे हो गए हैं। 2 तरह से आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। सोच रहा कोनो अच्छा नहीं है तो उसमें तो श्योर आप फेल होने वाले हैं। और कंफ्यूजन इस बात का हो गया, हमारा ज्योग्राफी भी सही है, पॉलिटी भी सही है, हिस्ट्री भी सही है, एंथ्रोपोलॉजी भी ले सकते हैं, सोशियोलॉजी भी ले सकते हैं। आप करें क्या करें? इस कंडीशन में लड़का पास हो जाता है। तो आप देखते हो ना कि कोई आता है कहता फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिए, और कोनो कोनो का 10-5 अटेम्प्ट खत्म हो जाता है। रीजन क्या है? वो कंफ्यूजन है कि उसका अच्छा कौन है, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला उसका कंफ्यूजन क्या है, वो टेंशन में कि हमारा तो सब अच्छा है, कौन सा लिया जाए। इसलिए दोनों के लिए। और स्टेट पीसीएस जिस समय अगर कोई लड़का यूपीएससी के लिए मेंटली प्रिपेयर हो गया, तो स्टेट पीसीएस को डोमिनेट करता है, ऐसा लगता है कि हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई आप जैसे जब आप 10th में पढ़ रहे होते, तो 10th में पढ़ने के दौरान आप फील किए होंगे कि आपको 10th का मैट्रिक का एग्जाम बहुत टफ लग रहा होगा। और हमारे तो तबीयत खराब हो गई थी जब मैट्रिक का वो 2 दिन बाद एग्जाम है, तो ऐसा लग गया था बाप रे बाप, बोर्ड में जाना है एग्जाम देने, बोर्ड क्या होता है, बोर्ड क्या होता है। दूसरी जगह सेंटर चला गया, हम जिस कॉलेज में पढ़े थे वहाँ सेंटर नहीं गया, तो ऐसा लग रहा था वो तबीयत खराब हो गया मेरा, बुखार उखार लग गया। अभी बोर्ड एग्जाम कैसा लगता है यार, अभी हंसी आता है यार, इस एग्जाम के लिए आदमी की तबीयत खराब हो गई। बस वही है, जिस दिन आप यूपीएससी कर लिए ना, उस दिन ये स्टेट पीसीएस हो गया, सचिवालय, दरोगा वरोगा आराम से हो जाता है। दरोगा के लिए तो दरोगा बैच के लिए आप फाउंडेशन का मटेरियल पढ़ लीजिए, पास हो जाइएगा, रिजल्ट हो जाएगा। मटेरियल पढ़ लीजिए, अगर आपके पास फीस नहीं दे सकते, उसमें से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन भी आएगा बाबू, लेकिन ऑफलाइन थोड़ा सा वेट करना होगा। ऑनलाइन पहले आ जाता है, उसके ऑफलाइन सब जगह होगा। अभी तो हमको बेचारे क्या ही बताएं, हम तो दिल्ली से फ़ोन नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कई आदमी लोग कॉल कर रहे हैं, सर हम लोग का बिजनेस डुबा दिए हैं, हम लोग का क्या क्या सपना देखे थे, इतना एडमिशन हो जाएगा, है हुआ, आप आके फीस कम कर दे। आप आ रहे हैं, यूपीएससी बैच ला रहे हैं, ठीक है, आपकी टीम बेहतरीन है, ठीक है, तो सर जब इतना अच्छा टीम है आपके पास, तो आप फीस काहे नहीं अच्छा रख रहे हैं? हम कह रही भाई साहब ये तो दूसरे ज्ञान दे रहा है। हम कहा हाँ हाँ सर ठीक, सर ठीक। अब हम क्या किसी से लड़ेंगे तो नहीं, और सब उम्र में भी बड़े बड़े लोग हैं हमसे, तो अब किसी से नहीं ना लड़ सकता। लेकिन हाँ चलो चलने दीजिए। बताइए, बेरोजगारों से भी रोजगार चल रहा है। मंथली फीस करने पे महंगी हो जाएगी बाबू, फिर हम अपने सिद्धांत से पलट जाएंगे। हमने खुद कहा है ना कि 7-8 हजार के बीच में हम दे देंगे। मंथली करेंगे तो बैंक वाला ईएमआई चार्ज जोड़ देगा, फिर बैंक वाले को कोई मतलब नहीं बनता है, समझे? तो फिर हमारा अपना सिद्धांत से थोड़ा सा वो हो जाएगा। अब बैंक से पता करते हैं, अगर नॉर्मल लेगा तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा। आगे देखते बहु, तो ये भावर प्रदेश होता है। भावर प्रदेश में बहुत सारे पत्थर पाए जाते हैं, और पत्थर पाने की वजह से नदियां यहाँ विलुप्त हो जाती है। नदियां लुप्त हो जाती है, विलुप्त नहीं होती है, लुप्त। लुप्त का मतलब तो दिखाई नहीं देती है, नदियां इनविजिबल हो जाती है। अब आप बताओ बहुत बड़े बड़े पत्थर रहेंगे, तो बड़े बड़े पत्थरों के बीच से पानी निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, तो उसको नदियां उतनी नहीं दिखती हैं। तो जस्ट निचला भाग क्या कहलाता है? भावर प्रदेश कहलाता है। क्या कहेगा? भावर प्रदेश। भावर प्रदेश ये
पहाड़ों के जस्ट नीचे और मैदानी के जस्ट ऊपर का एक ट्रांजिशन का एरिया होता है, जहां पर दोनों चीजों के गुण देखने को मिलेंगे। आपको मैदान भी देखने को मिलेगा, पर्वत टाइप का भी देखने को मिलेगा। यहाँ नदियां क्या हो जाती है, विलुप्त होने के कगार पर, लुप्त हो जाती है, दिखती नहीं है। इसके बाद जब पत्थर खत्म होता है, कुछ दूरी के बाद आप 7-8 किलोमीटर चलिएगा तो पथरीली जमीन खत्म होगी, तो वहां से अचानक से पानी निकलेगा और वहां बाढ़ ला देगा। तो उसे कहते हैं तराई। उसे क्या कहेंगे, तराई। तराई प्रदेश, तराई। तराई में हमेशा क्या रहता है, बाढ़ आ गया रहता है। तराई में क्या आ जाता है, बाढ़ आता है, पानी लगा रहता है। अब देखिए यूपी का ऊपरी भाग हमेशा तराई के क्षेत्र में रहेगा, जैसे पीलीभीत जिला पानी आया रहता है। बिहार में अगर ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे आपको ये क्या नाम है, रक्सौल का एरिया है, यहाँ सुपौल है, जितना ये तराई एरिया है ना, इस एरिया में बाढ़ आके डूब गया रहता है। बिहार का उस एरिया को डुबा के रख देता है तराई क्षेत्र में वहां पे। तो यूपी और बिहार का एरिया ज्यादा तराई में डूबता है। ये आसाम में अक्सर देखते हो, आसाम में तो इस बार बाढ़ आया था, पूरा रेलवे स्टेशन के ऊपर पूरा मिट्टी उठा के रख दिया था, बहुत ज्यादा गाद लेके आया था तराई क्षेत्र से। तो आगे बढ़ जाए भाऊ, समझ में आ गया। तो बताइए नदियां किस क्षेत्र में, पहली बात ध्यान से सुनिए कि कैसे क्वेश्चन पूछता है कि मैदानी क्षेत्र में नदियां पहली बार दृष्टिगोचर होती हैं। यूपीएससी की भाषा उटपटांग होती है। तो नदियां पहली बार दृष्टिगोचर कब होती हैं, तो दृष्टिगोचर का मतलब होता है नदियां अचानक से कब दिखाई देती हैं। तो तराई क्षेत्र में नदियां दिखाई देती हैं। जो नदी यहाँ पे विलुप्त हुई थी, लुप्त हो गई थी, विलुप्त नहीं, दिखना बंद, वो क्या होती, दृष्टिगोचर हो गई थी। क्या हो गई, दृष्टिगोचर। दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर ऐसे शब्द का प्रयोग बड़ी उटपटांग कर देता है यूपीएससी, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तराई प्रदेश में उत्तर प्रदेश का पीलीभीत, बिहार के ऊपर के जितने जिले हैं, यूपी के ऊपर के जो जिले हैं, और आसाम का एरिया, आसाम तो छोटा सा राज्य है, तो इस एरिया का पूरा एरिया किस में आ जाता है, तराई क्षेत्र में आ जाता है। जैसे भावर प्रदेश तो पथरीला हो जाता है। भावर प्रदेश कैसा हो जाता है, वो पथरीला। किसी को दिक्कत, ये सब एनसीईआरटी में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बाबू, एनसीईआरटी में भी मिलेगा। यूपीएससी वाले बैच में आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बहुत सारे लड़कों का कहना है ना कि सर हमको 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी पढ़िए, कोनो नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। तो उसमें आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए टीचर अवेलेबल रहेंगे, उसमें हम कुछ क्लास लेंगे, कुछ सारे लोग मिलके क्लास लेते रहेंगे, और आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। आपको एनसीईआरटी की किताबें लेनी पड़ेगी, गांव-गांव में अवेलेबल हो जाती है एनसीईआरटी की किताबें, वहां से क्वेश्चन आंसर जमा करना पड़ेगा और उसको बनाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, आराम से सब सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़ जाए। राजगीर में एक लड़का पूछ रहा है पहाड़ कैसे बन गया। राजगीर का पहाड़ राजगीर का थोड़ी है, उधार लिया गया है मध्य प्रदेश से। यहाँ विंध्याचल पर्वत है, यही वहां तक चला गया राजगीर तक। तो वो राजगीर का पहाड़ इसका छोटा, इतनी चुकी तो पहाड़ है राजगीर वाला, कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, नॉर्मल सा पहाड़ है राजगीर का। तो ये वाला जो पहाड़ है वो मध्य प्रदेश से गया है। कभी आइए, कभी उत्तराखंड, कभी हिमाचल प्रदेश का पहाड़ देखिए, भूल जाएंगे राजगीर के पहाड़ को। तराई प्रदेश समझ में आ गया। तराई प्रदेश के बाद अब नदियां, जो तराई के नीचे का एरिया होता है, वहां बाढ़ का पानी कभी कभी पहुंच जाता है। जैसे ना बाढ़ आया रहेगा तो कभी कभी थोड़ा सा पानी उसका और आगे आ जाएगा। तो जब बाढ़ का पानी चला जाए, बाढ़ का पानी चला जाए तो उसे खादर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, खादर। तो देखिए खादर में बाढ़ नहीं जाता है, टेक्निकली भाषा समझिए बाबू। खादर प्रदेश जो होता है, खादर प्रदेश, उसमें बाढ़ नहीं जाता है, बाढ़ का पानी जाता है, बाढ़ का पानी चला जाता है। ये प्रति वर्ष चला जाता है, एनुअली चला जाता है, पर ईयर चला जाता है। हर वर्ष बाढ़ का पानी चला जाता है। देखिए बाढ़ का जाना अलग है, बाढ़ का पानी जाना अलग है। बाढ़ का पानी क्या होता है, घुटना तक पानी 1 महीने तक खेत में लग जाता है। तो ये नॉर्मल चीज है, ये अच्छा होता है खेती के लिए। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि जहां तक पूरी नदियां जो थी पहाड़ों पे से तराई क्षेत्र में निकली थी, चट्टानों को तोड़ के उसमें से मिनरल था, तराई को खादर छोड़ के जब खादर प्रदेश में प्रवेश करती है तो बाढ़ बस घुटना तक आता है। देखिए बाढ़ बहुत ज्यादा पानी होता है और लंबे समय तक रुक जाता है, जबकि जो खादर प्रदेश होता है इसमें केवल बाढ़ का पानी जाता है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आगे बढ़े। जिसमें बाढ़ का पानी जाता है वो क्या कहलाता है, खादर प्रदेश कहलाता है। बताइए क्या खादर प्रदेश खेती के लिए अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। खेती के लिए तराई अच्छा होगा या खादर प्रदेश, खेती के लिए तराई या खादर प्रदेश।
हाँ, खादर प्रदेश ज्यादा सही होगा खेती के लिए। खादर प्रदेश ज्यादा सही होगा। तराई प्रदेश में कुछ कुछ चीजों की खेती बहुत अच्छे से हो जाती है, जैसे जो चीज को बहुत ज्यादा पानी चाहिए वो सबको, जैसे जूट। जूट तराई में बहुत अच्छा हो जाता है, जूट का पौधा तराई में। लावा देखे, मखाना का लावा, वो पानी में तैरता ही रहता है, वो तराई में ज्यादा हो जाता है। सिंघाड़ा देखे, सिंघाड़ा पानी फल पानी में होता है, काटा काटा सिंघाड़ा होता है, तो सिंघाड़ा वो किस में हो जाता है, तराई क्षेत्र में हो जाता है। तो जिसको बहुत ज्यादा फ्लोटिंग चीजें होती हैं वो तराई में हो जाएंगी। अदरवाइज में खेती के लिए सबसे अच्छा कौन सा खेती होता है, सबसे अच्छा खेती के लिए होता है खादर प्रदेश। खेती के लिए सबसे अच्छा होता है खादर प्रदेश। उसके बाद देखते हैं बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश, यहाँ बाढ़ का पानी कभी कभी आता है, बाढ़ का पानी कभी 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 आता है, बाढ़ का पानी, बाढ़ का पानी कभी कभी आता है। आगे बढ़े। बांगर उतना अच्छा खेती के लिए नहीं होता है, ये बांगर प्रदेश थोड़ा ज्यादा नीचे हो जाए, जैसे ये वाला एरिया हो जाएगा, बांगर हो जाएगा। ये तो पर्वतीय क्षेत्र हो गया आपका। ये वाला हो गया आपका, नदियां गायब हो जाएंगी, जो ब्लू कलर से लिखे हैं वो भावर हो गया, ब्लू कलर वाला भावर हो गया। ये व्हाइट कलर से जो हो जाता है ये तराई हो गया, व्हाइट कलर वाला क्या हो गया, तराई हो गया। यहाँ पर येलो कलर वाला जो हो गया, ये येलो वाला, इसको समझ जाइए कि ये खादर हो गया। और सबसे नीचे जो हो जाएगा वो बांगर हो जाएगा। नदियों से जितना दूर होते जाएंगे वो बांगर प्रदेश आते जाएगा। तो खेती के लिए बांगर प्रदेश उतना अच्छा नहीं पाया जाता है। तो इतना टाइप की आपके प्रदेश हो जाएंगे नदियों के हिसाब से। प्रदेश एकदम लास्ट का प्रदेश, प्रदेश मतलब हिस्सा, लोकल एरिया, स्टेट। वो यूपी बिहार वाला प्रदेश मत समझिएगा, ज्योग्राफिकली एक बड़े हिस्सा को प्रदेश कहा जाता है। तो भावर प्रदेश किसे कहेंगे, नदियां पहली बार दृष्टिगोचर होती हैं, नदियां पहली बार दृष्टिगोचर होती हैं, तो पहली बार दृष्टिगोचर होती हैं तराई में और बाढ़ ला देती हैं। नदियां लुप्त या गायब हो जाती हैं। देखिएगा बबुआ, भावर है ये बांगर है, दोनों में अंतर बड़ी कम में लगता है, गड़बड़ मत मार के चलाइएगा एग्जाम में। ये है भावर और ये है बांगर, ये है भावर और एक है बांगर, भावर और बांगर। चलो बबुआ अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया। नदियां जहां समुद्र में गिरने वाली होती हैं उस एरिया को कहते हैं डेल्टा। नदियों के मुहाना को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। नदियों के मुहाना को क्या कहेंगे, डेल्टा। डेल्टा जो होता है, नदियां जहां समुद्र में गिरती हैं वहां पे होता है नदी का मुहाना, नदी का मुहाना, मुहाना उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा हर जगह तो बनेगा नहीं, जहाँ नदियाँ खत्म होने जाएंगी वहीं डेल्टा बनेगा। जैसे सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी के पास है वहाँ पे, यहाँ महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, ये सारी डेल्टा है यहाँ पर। तो डेल्टा वाली जो जमीन होती है काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि नदियाँ जो है ना पूरे रास्ते में किसी किसी के खेत में काट उठ के जितना मिनरल रहता है सब लेके आती हैं और डेल्टा के पास ले आके निक्षेप यानी जमा कर देती है। निक्षेप तो पढ़ाई दी है आपको, यहाँ ले आके जमा कर देती है। तो डेल्टा उपजाऊ होता है, डेल्टा बहुत ही उपजाऊ होता है। तो डेल्टा वाला भी प्रदेश होता है वो उपजाऊ होता है, लेकिन ये तो एकदम लास्ट में बनता है। डेल्टा उपजाऊ होता है लेकिन ये कहाँ बनता है, लास्ट में बनता है। सबसे बड़ा डेल्टा किसका है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। जबकि ऐसे देखिएगा तो सबसे चौड़ा मुहाना ओब नदी का है, पक्षीपात डेल्टा मिसिसिपी का है। याद हो गया। इस नक्शा को अब हम हटा देते हैं भाई, नक्शा तो हट गया, तो यहीं रह गया। मैदानी एरिया मिटाते हैं। मेरी और अब थोड़ा सा ध्यान से समझो बाबू, ये तो एरिया पूरी तरह से बाढ़ हो गया, ये क्या हो गया, बाढ़ हो गया। तो इसमें तो पूरी तरह से जल हो गया। लेकिन जो खादर प्रदेश है, यहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं उसमें हर साल पानी जो होता है नई नई मिट्टियों का एक लेयर चढ़ा देता है। इसलिए इन दोनों मिट्टियों को जलोढ़ कहते हैं। क्या कहेंगे, जलोढ़ या एलुवियल सॉइल, जलोढ़,
जलोढ़। इसको भी क्या कहेंगे, जलोढ़ कहेंगे। क्यों जलोढ़ कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जल जो होता है, पानी होता है, हर साल बाढ़ का पानी आता है और क्या करता है, एक मिट्टी की परत, नया परत ऊपर से ओढ़ा के चला जाता है, नहीं कहते चादर ओढ़ लो, उसी तरह इसे कहेंगे जल ओढ़। जल को क्या कर लो, ओढ़ लो। जल को क्या कर लो, ओढ़ लो, तो उसी को कहते हैं जलोढ़। जल को ओढ़ लो, उसे क्या कहेंगे, जलोढ़ कहेंगे। अब ये बताइए, खादर और बांगर ये दोनों जलोढ़ है। खादर और बांगर ये दोनों के दोनों क्या है, जलोढ़ है। लेकिन इसमें नवीन जलोढ़ किसे कहेंगे और पुरानी जलोढ़ किसे कहेंगे? नवीन जलोढ़ किसे कहेंगे और पुरानी जलोढ़ किसे कहेंगे? नई जलोढ़ खादर को कहेंगे, क्योंकि हर साल पानी आ रहा है, इसे हम कहेंगे नई जलोढ़। नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। और इसे कहेंगे पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ की मिट्टियां उतनी उपजाऊ नहीं होती हैं जितनी नवीन जलोढ़ की मिट्टियां होती हैं, इसलिए पुरानी जलोढ़ मिट्टियों में उपज को बढ़ाना जरूरी है। खादर मिट्टी में खेती बहुत इजीली और बहुत अच्छी हो जाती है, जबकि नवीन जलोढ़ में खेती उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो नवीन जलोढ़ जो मिट्टी होता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुरानी जलोढ़ मिट्टी में हमें खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है। खाद ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है। जैसे हम जब भी कभी रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो वह खाद हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे शरीर को नुकसान करता है रासायनिक खाद। तो हम लोग रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा करने लगे हैं क्योंकि पैदावार को बढ़ाना है। तो आजकल क्या है कि रासायनिक खाद के जगह पर हमें गोबर के खाद का प्रयोग करना होता है। तो जहां आप प्राकृतिक यानी नेचुरल खाद का प्रयोग करते हैं उसे हम ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती कहते हैं। जैविक या ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती। जैविक खेती जहां पर आपको नेचुरल खाद का यूज करना है, पत्तियां सड़ा के, फल फूल सड़ा के, सब्जियां जो बच जाती उन्हें सड़ा के, गाय का गोबर सड़ा के, तो सड़े हुए इसका प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक खेती। देखिए ऑर्गेनिक खेती उपजने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि खेत उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है, उसे एक्सेप्ट करने में 3 साल समय लग जाता है। तो अगर आप सोचिएगा अभी अपने खेत को ऑर्गेनिक बनाने के लिए, तो पहली बार अगर नेचुरल खाद दीजिएगा तो पैदावार थोड़ा सा कम होगा, आपको लगेगा यार ये तो गड़बड़ है। अगली बार करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ाएगा, उसके अगली बार तीसरा बार में बहुत बेहतरीन फसल देगा, और चौथे साल से ना ये यूरिया पोटासी सबसे ज़्यादा फसल देने लगेगा। लेकिन किसान के पास इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है कि वो 3 साल तक वेट कर सके। सिक्किम पहला राज्य है जो उसमें पूरी तरह से जैविक राज्य हो गया है। उसके बाद सिक्किम के बाद पूर्वोत्तर भारत का एक और राज्य है आपका मिजोरम। मिजोरम जो है वो भी जैविक राज्य हो गया है, वो भी सेकंड जैविक राज्य हो गया है। सिक्किम और मिजोरम ये दोनों जैविक राज्य है। अगरतला शहर जैविक हो गया है। अगरतला शहर क्या हो गया है, जैविक हो गया है। त्रिपुरा का शहर अगरतला राजधानी वो जैविक हो गया। तो जैविक खेती बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैविक खेती की खराबी समझिए, गाय का जो गोबर होता है, गाय का गोबर अगर डायरेक्ट लेके जाएंगे खेत में ना तो फसल खराब हो जाएगी, फसल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि गाय के गोबर में गर्मी रहता है और वह गर्मी मीथेन गैस को उत्पन्न करता है। वो गर्मी किसे उत्पन्न करता है, मीथेन गैस को। तो गाय के गोबर बनाने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, उसे ठंडा करना पड़ता है। तो गाय का जैसे काऊ डंक है, तो इसमें ना सबसे पहले इसमें ऐसे इसको लेयर बना के फैला दिया जाता है। 1 महीने के गाय का गोबर लेके, जैसे एक ट्रैक्टर गाय का गोबर ले लिए और उसको ऐसे बिछा दिए, और उसको ना 2-3 दिन तक पानी डाला जाता है। हर 6 घंटा 5 घंटा पे पानी डाला जाता है ताकि उसका क्या हो, गैस उसमें से निकल सके। फिर उसको कुदाल से ना ऐसे फेंट दिया जाता है, ऊपर नीचे पलट दिया जाता है, फिर पानी डाला जाता है। उसमें पानी डालते रहना चाहिए, जितना पानी डालिएगा उसमें से उतनी उसकी गर्मी निकल जाएगी, वरना पेड़ पौधों को बहुत नुकसान करेगा। उल्टे आपको क्या करेगा, मतलब मीथेन गैस नुकसान कर देगा उसमें से।
जैसे आप एक हफ्ते पानी डालें डेली, दिन में 3 बार 4 बार टाइम, अब आप उसमें देख लेंगे कि अब गोबर क्या हो गया, ठंडा हो गया। अब उसमें पानी डालेंगे तो हाथ से मुट्ठी में उसे गोबर उठाना है और ऐसे दबाइएगा तो उसमें से पानी टपकते रहना चाहिए, तो नमी बरकरार रहे। अब उसमें केचुआ आता है। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का केचुआ बहुत अच्छा होता है, वो मिट्टी नहीं खोदता है। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का केचुआ जो होता है वो मिट्टी नहीं खोदता है और पिंक कलर का होता है। इसमें केचुओं को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। 1 किलो केचुआ छोड़ दीजिए, केचुआ बिकते हैं सब किलो के हिसाब से, उस केचुआ को छोड़ दीजिए। वो धीरे धीरे केचुआ अपना खानदान भी बना लेगा और वो केचुआ इसमें से गोबर खाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके साउंड कम आ रहा है, ओ माय गॉड वाई, साउंड वाई कम जा रहा है, ओ माय गॉड, आप सही जा रहा होगा। अब ये केचुआ जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी प्रजनन कर देते हैं। आपको बायोलॉजी में हम जो पिछला बैच कर लिए होंगे, उसमें हम फाइलम जब पढ़ा रहे थे तो एनिलीडा फाइलम जब पढ़ा रहे थे हम लोग, तो कार्डेटा में आते हैं, समझ आ गया, मोलास्का में जोक वगैरह, इसे अलग अलग। तो एनिलीडा फाइलम जब पढ़ाते हैं तो उसमें केचुआ बताते हैं, तो केचुआ में एक और लड़का रहता है तो एक और लड़की रहती है, मैंने ओ पार से मेल ए पार से फीमेल, तो उनमें रिप्रोडक्शन में दिक्कत नहीं होता है, समझ में आ गया कि नहीं। तो एकदम एकदम एक साथ रहेगा, एकदम सातों जन्म साथ रहेंगे, ऐसा रहता है। ऐसे केचुआ, उस साइड में केचुआ, एक साइड में केचुइन। इसलिए आप देखिएगा केचुआ रहेगा ना, अगर इधर से उसको मारिएगा ना ऐसे हल्का सा ऐसे ऐसे, तो केचुआ कहेगा सुन रही हो जी, मार रहा है इधर से, उधर से घस को, तो उधर से कहेगा चलिए हम ले चलते हैं इधर, तो इधर से ई चलेगी। इधर से मारिएगा तो उधर से वो, समझ में आ गया। गोलिया के बैठ जाता है ऐसा, कभी कभी गोलिया के बैठेगा तो अपने में बात करता रहता है। देख रहे हो कितना प्रदूषण हो गया है, ठीक नहीं है इतना प्रदूषण हम लोग के लिए। कोई बात नहीं, प्रदूषण तो बतियाते रहता है सही सब, केचुआ वगैरह। तो एक के साथ केचुआ केचुइन दोनों रहती है, तो इसको जब डाल देते हैं ना, तो 2 महीना के अंदर, 2 महीने के अंदर ये केचुआ पूरे खाद को खा जाएगा। 1000 kg खाद को खा जाएगा और 1000 kg को खा के इसको 600 kg बना देगा। 1000 kg खाएगा और उसको गोबर करेगा। तो गाय का डायरेक्ट गोबर फायदेमंद नहीं होता। गाय के गोबर को ठंडा कीजिए, उसका मीथेन गैस निकालिए, उसमें पानी की नमी बरकरार रखिए, डेली उसमें पानी डालिए। केचुआ डाल दिए तब भी पानी डालिए, तो गर्मी से मर जाएगा, पानी कौन सी पिएगा। और उसके बाद से वो गोबर खुद केचुआ खाएगा, फिर केचुआ का जो गोबर रहेगा वो 600 kg बचेगा। और इसे कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक खाद। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक खाद। ये बहुत बेहतरीन होता है खेती के लिए। इतना किसान को फुर्सत है जी, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का केचुआ लगी। हम लोग के हिंदी मीडियम वाला केचुआ लेके चल जाएगा, मोटका मोटका, ओकरा डालिएगा इसमें ना, अरे चलो खाद बनाओ जी, तो खोदते खोदते चल जाएगा जमीन के अंदर, कहेगा चलो हम यहाँ से ले चल मुझे कहीं दूर तारों के शहर में वो लेके चल जाएगा केचुआ को। कहाँ पे? तारों के शहर में लेके चल जाएगा। आप ऊपर खोजिएगा, यार मेरा गोबर तो वैसे का वैसे जो फेंके थे वर्मी कंपोस्ट के लिए, उसका तो गोबर को कुछ हुआ ही नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। तो गोबर ऊपर ही पड़ा रहेगा और लेके चल जाएगा, चल ले चले तुझे तारों के शहर में। आगे बढ़े तो नेचुरल खाद अच्छा होता है, लेकिन जो हम लोग के यहाँ का केचुआ होता है बहुत कचरा होता है, मट्टी में घुस जाता है। और जो वो ऑस्ट्रेलिया का गुलाबी रंग का केचुआ होता है सीबीएसई वाला, वो एकदम सीधा होता है। कहता है कौन मिट्टी खोदेगा यार, बहुत मेहनत है मिट्टी खोदने में। और हम लोग के यहाँ मोटका मोटका चेहरा होता है, तो मार के मिट्टी खोद के रद्द कर देता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं, मेरी ओर ध्यान दीजिए। तो जब कभी बांगर मिट्टी के पास मतलब जो प्रदेश होता है वह बाढ़ का पानी हर साल नहीं आता है, कभी कभी बाढ़ का पानी आता है, तो ऐसी जलोढ़ मिट्टी को पुरानी जलोढ़ कहते हैं। तो इसमें खाद का प्रयोग किया जाता है। अगर ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मतलब रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो 5-7 साल के बाद यहाँ की मिट्टी के ऊपर एक नमक की परत जैसी जम जाती है। हालांकि दिखेगा नहीं, लेकिन ऊपर से देखेंगे मैं ना, जब उसकी जांच कराएंगे तो उसमें मिट्टी के ऊपर एक पतली नमक की जैसी परत जम जाती है, जिसे हम रेह कहते हैं। क्या कहते हैं? रेह, रेह कहते हैं। इसी को हम कहते हैं कल्लर। कल्लर, रेह कहिए या कल्लर कहिए, ये खेत के लिए अच्छा नहीं होता है। उसके ऊपर एक परत जम जाती है, जिस परत को हम रेह या कल्लर कहते हैं। रेह या कल्लर कहते हैं। ये खेती के फसल को बर्बाद कर देती है। पंजाब के क्षेत्र में इतना ना खेत का खाद का प्रयोग हुआ, इतना खाद का प्रयोग किया कि अभी भारत के समय में पंजाब का जो एरिया है वहाँ का कुछ एरिया जलोढ़ है, जो नदी के पास है। नवीन जलोढ़ है, उसमें उतना खाद की जरूरत नहीं है, लेकिन पुरानी जलोढ़
में पंजाब के लोगों ने इतना खाद का प्रयोग किया कि वहाँ की मिट्टियाँ रेह या कलर हो गई है, रेह या कलर हो गई है। बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से खराब हो जाता है। अब जैसे कोई दाढ़ी बनाएगा, देखिएगा ना, कोई कोई होगा डेली दाढ़ी बनाना, कोई डिपार्टमेंट है जहाँ डेली दाढ़ी बनाना होता है, तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। वही समझिए रे या कलर होता है। महिलाओं में देखिएगा कोनो कोनो डेली मेकअप करेगी सब, अब पूरा भर भर कटोरा ले पोत के छपा छप एकदम यहाँ पे, तो वो ऐसी मेकअप करने वाले को देखो 4 साल, 3 से 4 साल बाद उनका मुंह का हो जाएगा रे या कलर, बदरंग हो जाएगा, अजीब टाइप का, एक लगेगा ओल्डनेस टाइप का आ जाएगा बहुत ज्यादा। इसलिए कभी कभी ओकेजनली करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? लड़का सब तो मेकअप वेकअप करता नहीं है सर, जानता है सब कि पैसा की बर्बादी है, दलिदर का दलिदरे रह जाएंगे हम। हाँ, लड़का को कौन सी फर्क पड़ेगा, जैसा है वैसे नहीं दिखेगा वहां पे। रे या कलर उतना अच्छा नहीं है, उतनी अच्छी चीजें नहीं होती है। जबकि वही नेचुरल ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करेंगे कोई दिक्कत नहीं, नेचुरली अपना मुंह धुलते रहिए, नॉर्मल रहिए, खाना पीना खाते रहिए, सब सही हो जाएगा। आगे बढ़े। लड़का तो बिना मेकअप का ही अच्छा लगता है, मेकअप करे ना करे लड़का को पता कहाँ चलता है कि मेकअप किया है कि नहीं किया है उसको। लेकिन आजकल ना बाबू लड़का सबका भी मेकअप लड़की से खतरनाक हो गया। सैलून उलून में जाइएगा तो दुका दुका ओकरा सियार बनी ले रहा है, ऐसे दलित दर बना के होंगे। कहाँ जा रहा है यार तुम लोग, किस दुनिया में जा रहा है, लड़का लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़े। डेल्टा समझ में आ गया, रेह या कलर समझ में आ गया, रेह या कलर समझ में आ गया। पुरानी जलोढ़ जहां हर साल खाद नहीं पहुंच पाता है, ऐसे जमीन को हम रेह या कलर कहते हैं, रेह या कलर कहते हैं। तो मैदानी क्षेत्र के बारे में जो भी बनावट है आप समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे समझे, रेह या कलर। मेकअप में हम ठगा जाएंगे सर जी, अरे नहीं ठगाएगा, तुम पैर चेक कर लेना, पैर देख लेना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठगा जाएगा मेकअप में कहता है, पढ़ाई वढ़ाई कर, तुमको पढ़ाई नहीं करेगा ना तो कोई सुनो ना मिलने वाला है। लड़का सबको हम ठगाने देंगे पता है, लड़का सब हमको आखिरी उम्मीद की तौर देखता है। जब पूरी दुनिया अपना दरवाजा बंद कर लेगी, लड़का लोग को कहला है, चलो भाई अब खान बाबा के पास। समझ आ गया? आगे अब देखते हैं, इतना समझ में, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। फिर हम ये देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा किस नदी, एक चीज गौर करेंगे ना, जितना मैदानी क्षेत्र में है उसमें नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ नदी लुप्त हो गई, यहाँ नदी दृष्टि गोचर हो गई, यहाँ नदी हर साल पानी लाई, यहाँ कभी कभी पानी लाई, यहाँ नदी का मुहाना हो गया। चलो, नदी भारत में अब देखिए बाबू कहाँ कहाँ मैदानी क्षेत्र है, तो जितनी बड़ी नदी का क्षेत्र एरिया रहेगा उतना ज्यादा मैदानी क्षेत्र बनेगा। भारत में सबसे बड़ा एरिया में कौन सी नदी है? गंगा नदी का विस्तार है सबसे ज्यादा। तो भारत में जो मैदानों का निर्माण है उत्तर भारत में, देखिए उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्र एक इस साइड में है पंजाब हरियाणा में, एक है आपका यूपी बिहार बंगाल के एरिया में, और यूपी बिहार के एरिया में, और एक है आपका बंगाल और आसाम के एरिया में। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ सिंधु नदी है, यहाँ कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के कई सारी सहायक नदियां हैं सर, वो सब मिल के इन मैदानों का निर्माण किए, तो इसे सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान कहते हैं। वहीं अगर आप यूपी बिहार की बात करेंगे तो इसमें गंगा नदी है, गंगा के साथ साथ यमुना है, बहुत सारी नदियां मिलके इसका निर्माण की है। सोन नदी है, गंडक है, कोसी है, लेकिन मुख्य रूप से गंगा है। तो यूपी बिहार के मैदान के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? गंगा नदी का है। किसका है? गंगा नदी का है। हाँ ठीक है, इस साइड में बताइए, आसाम में देखिए, ये तो अब बंगाल में भी किस नदी का योगदान है? गंगा नदी का है। असम के क्षेत्र में कौन सी नदी होगी? ब्रह्मपुत्र नदी। असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी, असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी, असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत में अगर आप गौर करेंगे तो जितने नदियों की जो प्रादेशिक बंटवारा है, जो विभाजन है भौगोलिक दृष्टि से, वो हम आपको देख लिए।
ये 5 टाइप का मिलेगा आपको। नदियां जब निकलेंगी पत्थरों के पास से तो उसे भांवर, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा, जहां ज्यादा खाद का प्रयोग कर देंगे रेहया, कल्लर हो जाएगा, बीहड़ भी बनेगा। तो अभी हम बीहड़ वगैरह की चर्चा करेंगे। आप सुनते होंगे चंबल नदी, चंबल नदी में बहुत सारा बीहड़ हो गया है। क्या हो गया? बीहड़। तो वो बीहड़ कैसे बनते हैं? जब कभी मैदान बन रहा होता है, जैसे ये मैदान है, ठीक है, चंबल का एरिया है, राजस्थान मध्य प्रदेश का ये एरिया, यहाँ पे क्या है ना, ये मिट्टी भी है बालू भी है, कंफ्यूजन में है, कहीं कहीं मिट्टी है कहीं कहीं बालू है, कहीं मिट्टी कहीं बालू। तो मैदानी क्षेत्र में देखेंगे ना, 1 किलोमीटर तक खूब अच्छा सॉलिड मिट्टी है, 2-4 किलोमीटर तक बालू है, फिर मिट्टी है, फिर बालू है, 100 मीटर मिट्टी, 200 मीटर बालू, 5 किलोमीटर मिट्टी, 2 किलोमीटर बालू। तो ऐसे बिखरा हुआ है। भिंड, मुरैना, मध्य प्रदेश के लड़के, सर मैं भिंड से हूँ। हाँ सर, भिंड वालों की कॉपी कैसे चेक होगी? सबकी कॉपी चेक हो जाएगी, आपके एप्लीकेशन में ऐसी सुविधा दे दिया जाएगा, वहीं से आपका कॉपी यहाँ आ जाएगा स्कैन करके, और यहाँ चेक करके वापस भेज दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? उसमें जितने लड़के अच्छे रहेंगे, अच्छे नंबर देंगे, उनका फिजिकली कॉपी जाके उठा लिया जाएगा गाँव से। लेकिन वो वाली व्यवस्था उनके लिए रहेगी जो सीरियस दे रहे हैं। भिंड मुरैना वाले आप टेंशन नहीं लिए, सर मैं झांसी से हूँ, सब लोग मध्य प्रदेश वाले लोगों को आते हैं हम, ये 2023 में मध्य प्रदेश आ रहे हैं हम, इंदौर, समझ में आ गया? मध्य प्रदेश वाले लोग इंदौर और भोपाल, सब लोग से मिलते हैं वहां पे। इंदौर का पोहा खाएंगे, बहुत फेमस है वहां का पोहा जलेबी इंदौर का। और इंदौर वाले आए बिहार लिट्टी चोखा खिलाते हैं। पता है बिहार की लिट्टी कौन सी फेमस है? वो तेल वाली नहीं है, आग वाली है, आग और वो वाली, बढ़िया सा। चलो बाबू देखो ध्यान से। तो चंबल का जो एरिया है ना, इसकी खराबी क्या है कि एक जैसी जमीन है। अब आप अपने गांव में देखिए, आपके गांव की भी जमीन मजबूत है, मोटी मिट्टी, मजबूत कठोर है। 2-4 जिला छोड़ के जाइएगा तो भी मजबूत है, 100-200 किलोमीटर चले जाएंगे तो भी जमीन मजबूत है। लेकिन चंबल के एरिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि चंबल का जो एरिया है वो मध्य प्रदेश में भी आता है और राजस्थान में भी आता है। तो राजस्थान से बालू भी बहुत ज्यादा आगे है। तो वहां पे आप जाएंगे तो 10 बीघा जाएंगे तो मजबूत मिट्टी, फिर हल्का से बालू वाली मिट्टी। तो ऐसे करके ना रेंडमली बिखरा हुआ है, रेंडम बिखरा हुआ है। कोई ससुरा नियम कानून नहीं है कि कितना दूर पे बालू, कभी कभी 1 किलोमीटर तक बालू दिखेगा, कभी पूरी सॉलिड, फिर 1 कट्ठा बालू, फिर 1 कट्ठा मिट्टी। इसमें क्या हुआ, इस बनावट के कारण जब नदियां बाढ़ आई तो बाढ़ के साथ नदियां उस हिस्से को तो नोच के लेके चली गई जहां बालू था। अब जरा सोचिए, पूरा एरिया में बालू एक समान नहीं था, कहीं बालू कहीं मिट्टी, कहीं बालू कहीं मिट्टी। तो जो मिट्टी वाला एरिया था, नदियां उसे ज्यादा नहीं काट पाई, लेकिन जो बालू वाला एरिया था उसे नदियां काट के अपने साथ लेके चली गई। तो यहाँ एरिया जाइएगा ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश का ये चंबल नदी, इसके बीच से कौन सी नदी निकलेगी? चंबल नदी। तो ये चंबल नदी ना बालू वाले एरिया को लेकर चल गई। तो आप एक जैसे चल ही नहीं पाइएगा, ही नहीं पाइएगा। 10 कदम चलिएगा फिर गड्ढा आ जाएगा, फिर थोड़ा सा गड्ढा में चलिएगा 100 कदम, फिर ऊपर उठ के चढ़ना पड़ेगा इसे, फिर ऐसे आएगा उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़। ये एरिया मतलब समझिए एक पूरा 50 किलोमीटर का एरिया ही ऐसा है। भिंड, मुरैना, चंबल का एरिया, यहाँ डाकू का एरिया बोला जाता था इस एरिया को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहाँ पे एक से एक मतलब अपने समय के डकैत हुए हैं। चंबल की डकैती बहुत फेमस है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं, बीहड़। तो क्वेश्चन अगर आप इसे पूछ दे बीहड़ का निर्माण कैसे होता है, तो जब कभी मैदानी क्षेत्र में, जब कभी मैदानी क्षेत्र में मिट्टी, कठोर मिट्टी के साथ बालू की भी मात्रा पाई जाती है, तो बाढ़ आने के बाद या बहुत समय तक नदियां मिट्टी को छोड़ देती हैं और बालू को अपने साथ ले जाती हैं। इसलिए हर 100 कदम 50 कदम पर एक 10 फीट ऊंची जमीन आएगी, थोड़ा दूर चलिएगा तो 20 फीट नीचे गड्ढा आ जाएगा, फिर 15 फीट ऊंची जमीन, 20 फीट नीचे, ऐसे ऐसे इतना ऊबड़ खाबड़ आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। यह बीहड़ में खेती नहीं हो पाती है, बीहड़ में खेती नहीं हो पाती। एक लंबा एरिया रहे तब तो 1 कट्ठा ऊंचा है, 2 कट्ठा धंसा है, तो इन सा जगह ऊंचा है फिर धंस गया, कभी टीला बना है कभी कुछ बना है, तो बीहड़ का निर्माण होता है। तो चंबल के
के एरिया में बीहड़ बहुत जाते हैं। ये डाकुओं के लिए अच्छा होता है क्योंकि गाड़ियां जा नहीं पाएंगी, मोटरसाइकिल लेके जाएंगे ऐसे बीहड़ में जा नहीं पाएंगे, 4 व्हीलर जा नहीं पाएंगे, फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। अब पैदल जाएंगे कोई पुलिस फोर्स या ये सब पैदल, तो वो बीहड़ के डाकुओं को पूरे बीहड़ की आइडिया है, समझ में। और रात के समय में तो बीहड़ में कोई सुने पकड़ ही नहीं पाता है वहां पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बीहड़ बहुत खतरनाक होता है डकैती वगैरह के लिए। चंबल के डाकू आज कहाँ डकैती होता है, पहले के समय में। आजकल साइबर कैफे ऑनलाइन डकैती होता है, किसी का मोबाइल में से हाँ ओटीपी बताइए आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, हम फलाना बैंक से बोल रहे हैं, उखाड़ लेंगे। अब डकैती ऑनलाइन डकैती हो रही है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आज ऑनलाइन डकैती कहते हैं अच्छा तुमको फीस पढ़ाई करना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाओ 3-4 लाख रुपए लाओ लाओ। अब डकैती की क्या जरूरत है, चंबल जाने की जरूरत क्या है, दिल्ली आओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप डकैती के लिए दिल्ली नहीं आना है, डकैती के लिए आप लोग के आप डकैती डाला जाता है, लाओ बाबू आओ। समझ में आ गया कि नहीं। तो हर डकैती का अंत हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ऑनलाइन शिक्षा की डकैती का अंत होने वाला है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। रेडी है आप लोग, तो 12-1 के बीच में आप रेडी रहिएगा। आप लोग के लिए आज के समय में 7 या 7.5 रहेगा, इसके बाद फी बढ़ जाएगा। बाबू आप लोग को हम कैसे पता है, लगभग 4 के आसपास हमका सर्वर कॉस्ट लगेगा, 4000 के आसपास सर्वर कॉस्ट लगेगा। अब इतना फीस में आप पहले पूछ लीजिएगा कि खान सर की टीम में कैसे कैसे टीचर है। हम ज़्यादा ढिढोरा ना पीट पाते हैं कि हमारा सर्वर में जगह नहीं है उतना, हमारे सर्वर में ज़्यादा जगह नहीं हो पाता है। इसलिए आप देखिएगा ना, यूपीएससी बैच से पहले ढिढोरा पीटना, हम शांति से यूपीएससी बैच लाके एकदम चुपचाप पढ़ाना चाहते हैं, और क्रीम लड़कों को एकदम गांव से लड़का को उठा के लाना चाहते हैं, जो बेचारा एसी में कभी जिंदगी में नहीं बैठा है, उस सबको पूरे माहौल देने के बाद ले जाएगा आदमी। समझ में आ गया कि नहीं। बिहार से उठाएंगे, मध्य प्रदेश वाला आएगा नहीं, चंबल मुरैना भिंड के एरिया वाला, वहाँ सब वाला भी आएगा। तो जो चंबल का आदमी है, जिस दिन एसपी बन के बैठेगा, ओकरा से कौन डाकू भागेगा भाई, कहेगा अरे ससुरा नहीं तुम बिहार में भागेगा, हम भी उसी बिहार से आ रहे हैं, हाँ बताते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब ना होगा, लोहा लोहा को काटता है, ठीक है। तो आप डकैती ऑनलाइन आप लोग अब होने दीजिएगा, शिक्षा में डकैती आप लोग भी लड़ जाया कीजिए, हम अकेले कितना से लड़ेंगे। सब हमको कहता है कि सर आप लड़कों का मन बढ़ा, लड़का जब 2 लाख फीस देने के लिए तैयार है तो आप काहे कहते हैं कम दो। हमने लड़का देने को तैयार नहीं, मजबूरी है। आप सब लोग आपस में सिंडिकेट बना के रखे हैं, आप भी 2 कर दीजिए जी, आप भी 2 लाख 2 लाख 2 लाख सब कर दीजिए, 10,000 आगे पीछे करके ले लीजिए। लड़का के सामने आपने ऑप्शन कहाँ रखा है, जब ऑप्शन आ गया यहाँ पे। चलिए आगे क्लास कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।